कि शॉर्ट रन में किसी फर्म के कॉस्ट कर्व कैसे होंगे। शॉर्ट रन में कॉस्ट का बिहेवियर क्या होगा, जिसमें हमने 7 तरह के कर्व्स ड्रॉ किए थे। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, इधर क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। 7 तरह के कर्व्स थे। फिक्स कॉस्ट का कर्व एक स्ट्रेट लाइन थी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, जिसका मतलब ये था कि शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, आउटपुट कम हो या ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होगी, लेकिन इस इंक्रीज के अंदर 2 तरह के ट्रेंड आएंगे। शुरू में जब आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। इजाफा जरूर आएगा, लेकिन आउटपुट बढ़ने से बिजनेस को कई तरह के फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे, कई तरह की इकोनॉमीज मिलना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से शुरू में वेरिएबल कॉस्ट का ट्रेंड होगा तो इंक्रीजिंग, लेकिन रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग। अब इकोनॉमीज एक हद तक मिलती है, अगर एक लिमिट से ऊपर प्रोडक्शन करेंगे तो फिर इस इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीज है उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। टोटल कॉस्ट हमने बात की थी। टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से शुरू होगी और ये वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल चलेगी। इट मींस कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो गैप आएगा, जो फर्क आएगा, जो चेंज आएगा, वो बेसिकली फिक्स कॉस्ट ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। दैट्स व्हाई वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के जो ग्राफ्स हैं, जो कर्व्स हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, एक दूसरे के बराबर चलेंगे। ये तो 3 कर्व्स थे आपके टोटल के। Then comes quantity, average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost. Average और marginal के कर्व्स। एवरेज फिक्स कॉस्ट को हमने स्टडी किया था कि ये शार्पली नीचे आएगी और फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। यानी कि शुरू में एवरेज फिक्स कॉस्ट के अंदर बड़ी तेजी से डिक्रीज आएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत स्पीड पे कमी की तरफ जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद आप आउटपुट बढ़ाते जाएं, एवरेज फिक्स कॉस्ट नियरली सेम हो जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट में अब बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं आएगा। Then comes average variable cost. Average variable cost का कर्व V शेप का होगा, एक सॉसर शेप का होगा, प्लेट की शक्ल का, एक प्याले की शक्ल का। कि शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगी, एक मिनिमम लेवल को अचीव करेगी और उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब तक वेरिएबल कॉस्ट का ट्रेंड डिक्रीजिंग होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाएगी। जब वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीजिंग रेट पे होगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। Then comes average cost.
आउटपुट में 1 यूनिट का इजाफा करने से या तब्दीली करने से टोटल कॉस्ट को जितना फर्क पड़ेगा, टोटल कॉस्ट में जितनी चेंज आएगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व शार्पली नीचे आएगा और फिर ये उतना ही शार्पली ऊपर चला जाएगा। ये नॉर्मली एक टिक की शक्ल का होता है मार्जिनल कॉस्ट का। ये मार्जिनल कॉस्ट शार्पली डिक्रीज करती है और बाद में ये शार्पली इंक्रीज भी करती है। तो ये थे आपके शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स, टोटल के और एवरेज और मार्जिनल के। अब हम ड्रॉ करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसे हम शो करती हैं LAC से, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। Derivation of long run average cost curve using short run average cost curves, कि हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की मदद से लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली एक लॉन्ग रन कई शॉर्ट रन के मिलने से बनता है। फर्ज करते हैं कि अगर एक शॉर्ट रन है 3 महीने का और एक लॉन्ग रन है 1 साल का, इट मीन 4 शॉर्ट रन को ऐड कर लें तो एक लॉन्ग रन बन जाएगा। सो एक लॉन्ग रन कई शॉर्ट रन के मिलने से बनता है। इधर क्वांटिटी वैल्यू, इधर एवरेज कॉस्ट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1 लॉन्ग रन इज इक्वल टू 3 शॉर्ट। 3 शॉर्ट रन के मिलने से एक लॉन्ग रन बनता है। अब जब 3 शॉर्ट रन होंगे, इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट के 3 कर्व बनेंगे। ये आपका बन गया पहले पीरियड का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, SAC1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1। ये आपका बन गया दूसरे पीरियड का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, SAC2। ये आपका बन गया शॉर्ट रन 3 का कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, SAC3। अब फर्म जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएगी, फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना शुरू होगी, फर्म की एवरेज कॉस्ट कमी आना शुरू होगी। किसी भी शॉर्ट रन में देखें, फर्म की कोशिश होगी कि वो लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन करे, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम हो। सो पहले शॉर्ट रन में फर्म इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करेगी, पॉइंट ए के ऊपर, जहां इस शॉर्ट रन में फर्म की एवरेज कॉस्ट कम से कम है, मिनिमम है। सेकंड पीरियड क्या है, यहां भी फर्म अपने मिनिमम पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करेगी, जहां उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। थर्ड टर्म पे आ जाए, थर्ड शॉर्ट रन पे आ जाए, यहां भी फर्म मिनिमम एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन करेगी। तो हर शॉर्ट रन में फर्म की कोशिश है कि वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट को अचीव करे। अगर हम इन तीनों, जिस जिस जगह पे फर्म प्रोडक्शन कर रही है शॉर्ट रन के अंदर, इन सारे पॉइंट्स को मिला दें तो आपके पास लॉन्ग रन
इन दोनों की शेप बराबर होती है। फर्क किस चीज का है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की स्लोप जरा कम होगी, जबकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो स्टीप होगी। लॉन्ग रन का कर्व फ्लैट होगा, शॉर्ट रन के कर्व्स स्टीप होंगे। यही फर्क है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और कोई फर्क नहीं इन दोनों में। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट शार्पली ड्रॉप करती है और शार्पली ही राइज करती है। लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट स्लोली राइज करेगी और स्लोली ही फॉल करेगी। ये फर्क है। ये सिंगल टॉपिक 5 to 6 मार्क्स का एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। जितना टाइम आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट नीचे आ रही है, इस पोर्शन को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये फर्म अपना आउटपुट बढ़ा रही है तो उससे इकोनॉमीज मिल रही हैं, उसकी एवरेज कॉस्ट में कमी आ रही है। फिर एक लोएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचे जहां लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, और इस पॉइंट से आगे आपकी शुरू हो जाएगी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये अब अगर आप इस पॉइंट से बियॉन्ड जाएंगे तो फर्म की एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो मिनिमम पॉइंट से पीछे आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और मिनिमम पॉइंट से आगे आपकी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। That is derivation of long run average cost curve and logic behind it. अब हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। Market, a place, physical or virtual, where buyers and sellers interact. कोई भी ऐसी जगह जहां बायर और सेलर आपस में इंटरेक्शन में आएंगे, आपस में राब्ते में आएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आएंगे, दैट प्लेस इज कॉल्ड अ मार्केट। हर वो जगह जो बायर और सेलर को आपस में जोड़ दे, उनका आपस में राब्ता करवा दे, दैट प्लेस इज कॉल्ड अ मार्केट। ये कोई फिजिकल प्लेस भी हो सकती है, जैसे ग्रेन्स मार्केट, फ्रूट मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, एक्सेट्रा। ये फिजिकल मार्केट्स हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें या मार्केट्स बिखरी हुई हैं, ये सारी फिजिकल मार्केट्स हैं। बायर्स और सेलर्स को आपस में कनेक्शन में ले जाते हैं। और ये वर्चुअल मार्केट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल OLX, Daraz.pk, Amazon.com, Zameen.com, etc. ये सारी वर्चुअल मार्केट्स हैं, दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन और बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करती हैं, बायर और सेलर को आपस में रास्ते में लेके आती हैं। ये भी आपकी मार्केट्स हैं। अब मार्केट की काइंड्स कौन कौन सी हैं? काइंड्स ऑफ मार्केट की मेजर काइंड्स दो ही। एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आगे फर्दर काइंड्स हैं।
मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये आगे फर्दर काइंड्स हैं आपकी इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में और भी मार्केट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूपली, फॉर एग्जांपल मोनोपोली, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें हम स्टडी नहीं करेंगे। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? अ मार्केट स्ट्रक्चर where there are a large number of buyers and sellers selling homogeneous goods with no barriers to entry। एक ऐसी मार्केट जिसमें बायर भी बहुत ज्यादा है, सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं और सारे सेलर्स एक ही जैसी चीजें सेल कर रहे हैं, होमोजीनियस गुड्स एक ही जैसी चीजें सेल कर रहे हैं और मार्केट में दाखिल होने पे कोई पाबंदी नहीं है। जिस वक्त किसी का दिल चाहे वो मार्केट में एंटर हो सकता है। मार्केट में नई फर्म के दाखिले पे, नए सेलर के दाखिले पे, नए प्रोड्यूसर की एंट्री पे कोई पाबंदी नहीं है। दैट मार्केट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। इसके फीचर्स क्या-क्या फीचर्स हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन के? सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें खरीदार भी बेतहाशा है और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं परफेक्ट कंपटीशन की, ताकि पहचानना आसान रहे। आपके ग्रोसरी स्टोर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर्स, मेडिकल स्टोर्स, ये सारे के सारे आते हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। खरीदार अगर हमारे मुल्क की हद तक देखा जाए तो 22 करोड़ है और बेचने वाले जनरल स्टोर्स की तादाद लाखों में है। वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर्स लाखों की तादाद में है। मेडिकल स्टोर्स ये भी मेरे हिसाब से 1 लाख से ऊपर ही होंगे। तो ये है आपके परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा, होमोजीनियस गुड्स। ये सब के सब एक ही जैसी चीजें सेल करते हैं। इनकी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं होता। जनरल स्टोर्स पे चले जाएं, सेम व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, लेंटिल्स, चिप्स, डिटर्जेंट्स, बाथ सोप्स, शैम्पूज, आइसक्रीम, बेवरेजेस, सारा कुछ सेम मिलेगा। सो इन सब की जो गुड्स होंगी वो होमोजीनियस होंगी। तीसरा, नो बैरियर्स टू एंट्री। मार्केट में नए सेलर के आने पे, नई फर्म के आने पे कोई पाबंदी नहीं है। जिस वक्त किसी का दिल चाहे मार्केट में एंटर हो सकता है एज अ न्यू सेलर। कोई बंदा ग्रोसरी स्टोर खोलना चाह रहा है, वेजिटेबल या फ्रूट सेलर बनना चाह रहा है, उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कैपिटल अरेंज करे, सरमाया
कस्टमर किसी और सेलर के पास चला जाएगा, कस्टमर किसी और सेलर से बाइंग कर लेगा। सो तमाम फर्म्स एक ही रेट के ऊपर अपना आउटपुट सेल करेंगे। आउटपुट सेल करने के सेम रेट के ऊपर सेल करने की एक और वजह भी है, दैट इज परफेक्ट नॉलेज। बायर और सेलर दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज मौजूद है मार्केट से रिलेटेड कि जो शेयर बायर खरीद रहा है वो किस रेट पे मिलनी चाहिए। जब बायर को उस शेयर के मुताबिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद है तो फिर कोई सेलर अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। Rentals. नेग्लिजिबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर किसी इलाके में गुड्स की शॉर्टेज होती है तो नेग्लिजिबल कॉस्ट के ऊपर दूसरे एरिया से मंगवाई जा सकती है। कहीं रॉ मटेरियल शॉर्ट होते हैं, दूसरे इलाके से मंगवाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक का किराया 8 से 10 हज़ार रुपया होता है कोई 200-300 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, और एक ट्रक में शैम्पू की कम से कम 5000 बोतल आ जाएगी। अगर ट्रक का किराया 10,000 है और वो शैम्पू की 5000 बोतल्स कैरी कर रहा है, पर बॉटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आई? 2 रुपए, 2 रुपीस। So transportation cost negligible. And the last one, perfect factors mobility. Factors of production बड़े इजीली एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करवाए जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इलाके में लेबर की शॉर्टेज है तो लेबर को इजीली एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करवाया जा सकता है। किसी एरिया में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, दूसरे एरिया से मंगवाए जा सकते हैं। किसी एरिया में कैपिटल की शॉर्टेज है, मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे एरिया से मशीनरी मंगवाई जा सकती है। सो परफेक्ट फैक्टर्स मोबिलिटी। ये है आपकी जिस मार्केट में ये 7 क्वालिटीज होंगी, स्पेशली द फर्स्ट 5, स्पेशली पहली 5 क्वालिटीज जिस मार्केट में होंगी, दैट मार्केट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कंपटीशन या अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर फर्स्ट 5 क्वालिटीज में से, फर्स्ट 5 फीचर्स में से कोई एक फीचर भी मिसिंग हुआ, कोई एक फीचर भी ना हुआ, तो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहलाएगी, वो आ जाएगी इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन की फिर काइंड्स हैं। फर्स्ट वन इज मोनोपोली। A market in which a single firm provides or sells a product with no close substitute and high barriers to it. एक ऐसी मार्केट जिसमें एक सिंगल फर्म पूरी मार्केट बना देती है, एक उस इंडस्ट्री के अंदर एक सिंगल फर्म है, दैट मार्केट इज कॉल्ड अ मोनोपोली। सिंगल फर्म होगी और उस फर्म से मिलती जुलती कोई और चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, और मार्केट में दाखिले पे हाई बैरियर्स होंगे, मतलब मार्केट में नई फर्म का दाखिला बहुत मुश्किल होगा, दैट मार्केट इज कॉल्ड अ मोनोपोली। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी।
फर्म्स आई हैं मार्केट में, जैसे इस्लामाबाद साइड पे नया टेल है, लेकिन अगर पीटीसीएल के साइज के हिसाब से देखा जाए तो नया टेल मार्केट का 1% भी नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी मोनोपोलीज, इसके फीचर्स। मोनोपोली के फीचर्स क्या होंगे? सिंगल सेलर और अ सिंगल डोमिनेंट सेलर, या तो एक ही फर्म होगी या फिर किसी, अगर फर्म एक से ज्यादा भी हो तो एक सिंगल फर्म का जो मार्केट शेयर है वो 70-80% तक होगा। मतलब मार्केट का मेजॉरिटी शेयर एक सिंगल फर्म के पास होगा। दैट मार्केट इज कॉल्ड अ मोनोपोली। फिर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, फर्म की प्रोडक्ट से मिलती जुलती कोई चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, वापडा इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जनरेटर, सोलर, इनकी बिजली आपको महंगी पड़ती है। इसी तरह नेचुरल गैस के बदले में अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी नेचुरल गैस के मुकाबले में 8 से 10 गुना महंगी है। इसी तरह पीटीसीएल के टीएसएल और लैंडलाइन का और कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं। हाई बैरियर्स टू एंट्री, मार्केट में नई फर्म का दाखिला इंतहाई मुश्किल होता है। कई तरह के बैरियर्स होते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम बैरियर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो नई फर्म का मार्केट में दाखिल होना मुश्किल बना देते हैं, नई फर्म की मार्केट में एंट्री मुश्किल हो जाती है। तो इस मार्केट में नई फर्म का दाखिला बहुत मुश्किल होता है। इम्परफेक्ट नॉलेज, कस्टमर के पास प्रोडक्ट से मुताल्लिक इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। मतलब कस्टमर नहीं जानता कि इस शेयर की फेयर मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए। बास केसेस में तो खुद सेलर को ही पता नहीं होता कि मैंने जो शेयर बनाई है उसकी फेयर मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए। तो मोनोपोलिस्ट को प्राइस सर्चर भी कहा जाता है। प्राइस सर्चर का मतलब है कि ये ढूंढते फिरते हैं दुनिया में कि अपनी प्रोडक्ट से मिलती जुलती कोई शेयर ढूंढे और उसके बराबर कीमत सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जब एप्पल कॉर्पोरेशन ने आईफोन बनाया तो इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब प्राइस क्या रखें, क्योंकि दुनिया में पहला फोन था ह्यूमन टच वाला। फिर एप्पल ने किया क्या, उन्होंने कोई मिलती जुलती शेयर ढूंढी। वो मिलती जुलती शेयर थी नोकिया का स्टिक टच वाला फोन। नोकिया ने एक मोबाइल फोन निकाला था जिसे लोग स्टिक के साथ ऑपरेट करते थे। एप्पल ने सोचा कि हमारा फोन नोकिया से बेहतर है। नोकिया स्टिक टच है, आईफोन हैंड टच है, ह्यूमन टच वाला है। इन्होंने नोकिया की प्राइस के अंदर कुछ पैसे ऐड किए और आईफोन 1 की प्राइस सेट कर दी। सो they have imperfect knowledge about the product, and that's why firm is price maker. फर्म किसी की सेट की भी प्राइस नहीं देती, ये अपनी प्रोडक्ट की प्राइस खुद सेट करती है। सो फर्म इज अ प्राइस सेटर और अ प्राइस मेकर, दैट इज कॉल्ड अ मोनोपोली। Then comes oligopoly. A market in which a few large sellers constitute the industry with significant barriers to entry.
एक ऐसी मार्केट कंडीशन जहां चंद बड़ी बड़ी फर्म्स मिलके पूरी इंडस्ट्री बना देंगे। मार्केट के अंदर चंद बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी, उसके अलावा और कोई सेलर नहीं होगा। दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड ओलिगोपोली। और जहां बैरियर्स हाई नहीं है, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि बैरियर्स कंसीडरेबल है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये वो मार्केट्स हैं जो ओलिगोपोली के अंदर। फीचर्स क्या हैं इनके? A few sellers, चंद बड़े बड़े सेलर होंगे मार्केट के। अगर आप पेट्रोकेमिकल की एग्जांपल लें तो पीएसओ, शेल, कैलटेक्स, पार्को, बाइको, हेस्कोल और 2-3 और छोटी फर्म्स। टोटल 8-10 फर्म्स हैं। अगर आप सीमेंट की बात करें तो कोई 15 से 16 ग्रुप्स हैं जिनकी सारी की सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। फर्टिलाइजर की बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी एनएफसी, फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइजर, फोर ब्रदर्स, अली अकबर ग्रुप, फातमा फर्टिलाइजर। चंद बड़े बड़े नाम हैं। नियरली सिमिलर प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट आमतौर पे आपस में मिलती जुलती होती है। तमाम सीमेंट फैक्ट्री का सीमेंट सेम है। तमाम सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइडर्स जैसा यूफून, जैस वगैरह हैं, इनकी प्रोडक्ट सेम है। तमाम फर्टिलाइजर कंपनी का फर्टिलाइजर सेम है। तो प्रोडक्ट इज नियरली सेम। सिग्निफिकेंट वेरिएंस 20। मार्केट में एंट्री के बैरियर्स हाई नहीं है लेकिन काफी ज्यादा है। मतलब मार्केट में दाखिला नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। सीमेंट फैक्ट्री में, फर्टिलाइजर में, पेट्रोकेमिकल में आपकी फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि नई फर्म का दाखिला बहुत मुश्किल है। No unique price setting behavior। फर्म की प्राइस सेटिंग का कोई यूनिक क्राइटेरिया नहीं होता कि अपनी प्राइस टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, सेट करते रहते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। सो नो यूनिक प्राइस सेटिंग बिहेवियर। फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। तमाम फर्म्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अपने आउटपुट का डिसीजन, अपनी प्राइस का डिसीजन दूसरी फर्म्स को देख के लेती हैं कि बाकी लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं। कोई फर्म इंडिपेंडेंटली अपने फैसले नहीं करती। हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन मार्केटिंग। फर्म अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट करती है। अपने रिटेलर्स को, अपने एजेंट्स को हैवी डिस्काउंट ऑफर करते हैं ताकि वो इनका आउटपुट सेल करें। सो ये मार्केटिंग के ऊपर बहुत पैसा लगता है। डिफरेंस इन साइज ऑफ फर्म्स। फर्म्स के साइज के अंदर कंसीडरेबल फर्क होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो अकेले पीएसओ के पास ऑयल इंडस्ट्री का 68% शेयर है और बाकी सारी फर्म्स के पास मिला के 32% शेयर है। सो फर्म्स के साइज के अंदर
कंसीडरेबल फर्क होता है। आमतौर पे एक फर्म मार्केट को लीड कर रही होती है, मार्केट लीडर के तौर पे काम कर रही होती है। इनसाइड कंपटीशन, आउटसाइड एग्रीमेंट। फर्म्स बाज बार आपस में वादा कर देती हैं बाज केसेस में कि हमने प्राइस के ऊपर कम्पीट नहीं करना या कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करना। कट थ्रोट कंपटीशन वो होता है जहां फर्म्स कोई ऐसी स्ट्रेटजी एडॉप्ट करती है कि बाकी फर्म्स मार्केट छोड़ के भाग जाए। अगर फर्म्स आपस में एलिमेंट कर भी लें, अंदर खाने उनका कंपटीशन चल रहा होता है। वजह क्या है? कस्टमर सेम है। हर फर्म कोशिश करती है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। सो अगर बाहर वायदा कर भी लें, अंदर खाने उनका कंपटीशन चलता रहता है। 9 mergers and acquisitions occur। फर्म्स आपस में मर्ज होती रहती है। मर्जर का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा फर्म्स का मिलके एक हो जाना, दैट इज कॉल्ड मर्जर। फर्म्स अपनी कॉस्ट में कमी के लिए या अपनी क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए या किसी और फायदे के लिए मर्ज होती रहती हैं। जैसे माय बैंक मर्ज हुआ समिट बैंक के साथ, केएसबी बैंक का मर्जर हुआ एचडीएल के साथ, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड आरबीएस का मर्जर हुआ एमसीबी के साथ, एबीएन एमरो बैंक का मर्जर हुआ फेस्टल बैंक के साथ। और एक्विजिशन का मतलब होता है एक फर्म दूसरे को खरीद लेती है। जैसे जैस ने वायल को एक्वायर किया, उबर ने करीम को एक्वायर किया, दैट इज एक्विजिशन। तो यहां फर्म्स मिलके एक होती रहती है। ये कुछ मेन फीचर्स हैं आपकी ओलिगोपोली के। एंड देन कम्स monopolistic competition, a market with many sellers selling similar or slightly differentiated products with low barriers to entry। एक ऐसी फर्म मार्केट जहां काफी सेलर होंगे, मैनी नहीं, लार्ज नंबर नहीं कह रहे, मैनी 100 150 200 बात के से 500 सेलर होंगे और इनकी प्रोडक्ट एक जैसी भी हो सकती है और एक दूसरे से अलग भी हो सकती है थोड़ी बहुत। और इस मार्केट में दाखिले के जो बैरियर्स हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, लो बैरियर्स टू एंट्री। मतलब मार्केट में नई फर्म का दाखिला बहुत आसान है। दैट मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एग्जांपल, गारमेंट्स मार्केट, शूज मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मार्केट, ग्लास इंडस्ट्री, ये सारी की सारी आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए। तमाम फर्म्स तकरीबन एक ही जैसी प्रोडक्ट बनाती हैं या उनमें थोड़ा बहुत गैप होता है क्वालिटी की बेस पे। इसके फीचर्स, पहला, मैनी सेलर्स, यहां सेलर्स की तादाद काफी होगी। दूसरा,
मुश्किल नहीं होता। नई फॉर्म्स इजीली एंटर हो सकती हैं। अगर आप क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें, फैब्रिक इंडस्ट्री की बात करें, तो पिछले 2 साल के अंदर 6-7 नए ब्रांड मार्केट में एंटर हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम, ये सनस मीनास का सब ब्रांड है। इसी तरह बोनेंजा का सब ब्रांड सतरंगी के नाम से, मिनी माइल्स का सब ब्रांड रंजा के नाम से। सो यहां पे नई फर्म्स का दाखिला मुश्किल नहीं है। Firms are engaged in advertising